हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार, फिजिक्स टीचर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट, यानी किसी एक्सियल पॉइंट पे। अब एक्सियल पॉइंट क्या होता है और एक्सिस क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक, हेडिंग भी बनाया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। देखिए, रिंग तो ऐसा ही रहता है, ठीक, और रिंग को अगर काट करके खींचा जाए तो एक वायर बन जाएगा, यानी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसके ऊपर जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं प्लस 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 बहुत सारा, है ना। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा कूलम पर मीटर, यानी कि लीनियर जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा कूलम पर मीटर। आप बोलोगे सर लीनियर क्यों? क्योंकि वन डायमेंशनल बॉडी के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी ही तो पढ़ते हैं। और टोटल चार्ज दिया हुआ है Q, ठीक। तो इसके सेंटर से जो एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ होगा, है ना, वो कहलाएगा इसका एक्सिस। और किसी एक पॉइंट पे, उसी एक्सिस पे आपको बनाना है क्या चीज़, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से डायग्राम अगर रहेगा तो हम एक्सिस कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस रिंग को जो इस तरह से है उसको इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से, और यहाँ पे सेंटर और आगे बढ़ा देंगे, यानी कि ऐसा डायग्राम हम चाहते हैं बनाने के लिए, इस तरह से। देखो, ये है अब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और ये उसका रहा सेंटर, और प्लस प्लस मान लिए, माइनस भी मान सकते हो, कोई मैटर नहीं है, है ना। प्लस आदत हो जाता है मानते मानते, इसलिए मान लिया जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लेते हैं कि चार्ज का अमाउंट Q है, और इसके ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक। अब देखिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके सेंटर से पास हो रहा है, और एक P पॉइंट मान लेते हैं। ये सेंटर है, सेंटर और रेडियस इसका रिंग का कितना है, R। हम मानते हैं कि सेंटर से X डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है, जहाँ पे इसके वजह से, यानी कि यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक। तो बहुत सारा बात तो आप सीखे हैं, है ना। थोड़ा सा और अभी रिवीजन भी हो जाएगा, पहले का वीडियो अगर देख चुके हैं तो। क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे स्मॉल चार्ज एलिमेंट कंसीडर करते हैं, और मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज है वो dq है, ठीक। और ये dq चार्ज जो है, इसके ऊपर ये dq चार्ज जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे निकालना है। तो सबसे पहले ये लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, कर दिए, ठीक। और ये dq चार्ज है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये रिपेल करेगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड DE हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सुनिए, ये x एक्सिस की तरफ है और ये y एक्सिस की तरफ हम एक कोऑर्डिनेट अरेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एंगल जो है वो थीटा है, सही है। अब क्या करना है, आप खुद सोचो कि यहाँ पे तो बहुत सारा स्मॉल चार्ज एलिमेंट है, तो स्मॉल चार्ज एलिमेंट बहुत सारा है, और सबके वजह से जो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा। जब अलग अलग डायरेक्शन में होगा ऐसा कुछ, तो क्या हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। हर एक चार्ज एलिमेंट के वजह से जो DE इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका हम दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एलोंग x एक्सिस एक और एक एलोंग y एक्सिस, और उसके बाद सेपरेटली x एक्सिस के तरफ भी इंटीग्रेशन करेंगे, और y एक्सिस के तरफ जो है कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करके फिर हम इसका टोटल जो यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है उसके वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। यही तो रास्ता था, यही तरीका था, इसके पहले का भी लेक्चर में हम लोग सीखे थे, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये अगर एंगल थीटा है, तो सोचिए ये एंगल भी तो थीटा हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड जो है वो कितना हो जाएगा, DE cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस साइड कितना हो जाएगा,
डी ई साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ये पॉइंट P है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सोचिए एक बात और हम सोच रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट कैलकुलेशन पे ना जा कर के थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, है ना। दिमाग क्या लगाते हैं कि जैसे देखिए इस DQ चार्ज एलिमेंट के वजह से इस P पॉइंट पे इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड DE आया और हमने इसका दो कंपोनेंट की, एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक वाई एक्सिस के अलोंग कर दिया। ठीक उसी तरह से सोचिए कि अगर इसी के सिमिलर, है ना, सिमेट्रिकल एक और यहाँ भी तो है चार्ज एलिमेंट, मान लेते हैं ये भी DQ है, ठीक, और इस DQ के वजह से भी इस P पॉइंट पे, है ना, ये भी तो एंगल थीटा ही होगा, कोई कहने की बात नहीं है ना। इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में DE हो जाएगा, और इस DQ के वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ DE, इसका भी कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ेंगे, तो एक एंगल, ये एंगल थीटा है, तो देखिए आपका, एक मिनट, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक। तो इसका एक कंपोनेंट, यानी इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और वो भी होगा DE cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा जो कि DE sin थीटा। और भी बहुत सारे इधर एलिमेंट लेंगे जिसका सिमेट्रिकल एलिमेंट इधर मौजूद है। तो क्या लगता है आपको, इतना जो सोचे समझे तो क्या उसका कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। देखिए हर एक एलिमेंट का सिमेट्रिकल एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसके वजह से वाई कंपोनेंट का, यानी वाई कंपोनेंट सभी इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी चार्ज एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। यानी कि ई नेट जो आएगा, है ना, इसके वजह से, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के वजह से जो ई नेट आएगा वो आएगा अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, क्योंकि वाई का तो कैंसिल हो गया। इसीलिए इतना थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन से बचने के लिए कर दिए ये चीज़, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए एक बात और हमें कहना है कि अब ये तो समझ में आ गया कि ई नेट कैलकुलेट करना है, जो कि अलोंग एक्स एक्सिस ही रहेगा, क्योंकि वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस वो क्या हो चुका है, वो कैंसिल हो गया एक दूसरे से। तो अब काम को जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे, यानी कि ई नेट जो है अब हम लिख सकते हैं कितना, तो एक्स एक्सिस के तरफ कितना आया, DE cos थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे जी नहीं होना चाहिए। अब सवाल का ये होता है कि DE कितना होगा, cos थीटा कितना होगा, और भी बहुत कुछ। तो पहले DE के बारे में देखें। तो DE कैसे हम लोग निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड C डैश कैपिटल Q। तो यहाँ पे जो चार्ज किसके वजह से, इसके वजह से, और ये डिस्टेंस हो जाएगा। नहीं, अरे DE का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट, C डैश Q बटा R स्क्वायर था, तो यहाँ C डैश यानी कूलम्स कांस्टेंट तो लिखेंगे, Q के जगह पे DQ लिखना पड़ेगा, और R स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस बताओ कितना है, ये x है ये R है, तो ये नहीं हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक। यानी कि ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, तो DE का वैल्यू, अब देखो ये दोनों कैंसिल ही हो गया, तो मिटा देते हैं, क्यों इसको रखें, जगह ख़राब करेगा, है ना। और हम ये दिखाने के लिए कह दिए कि सारा एलिमेंट इधर ही लगेगा। तो देख लो, अब इसको थोड़ा और अच्छा से सॉल्व कर देते हैं। तो DE कितना हो जाएगा, C डैश, अब DQ का भी वैल्यू बताओ कितना होगा। तो आप खुद सोचिए, ये जो यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, इसको कटिंग करके खींचिएगा तो ये रॉड जैसा बिहेव करेगा, और रॉड जैसा बिहेव करेगा तो मान लेते हैं कि उसका लेंथ कितना है L, और एक्चुअली में वो रॉड का लेंथ L है, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई R हो जाएगा, है ना, टोटल लंबाई, ठीक। तो हमें चाहिए DQ का वैल्यू। तो DQ का वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना। Q का वैल्यू तो आपको निकालने के लिए आता था, क्या Q का वैल्यू नहीं निकालने के लिए आता था, यानी कि लैम्डा बराबर होता है ना Q बाई L, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। तो ठीक उसी तरह से DQ बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू DL,
नहीं, लेमडा इंटू कितना DL। तो यही वैल्यू को हमको पुट करना है, यानी कि DQ बराबर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू DL, छोटा सा एलिमेंट का लेंथ डिवाइडेड बाई, अब इसको देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो कितना आ जाएगा, x² प्लस R²। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल, और ये भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन वगैरह का मामला है तो ई नेट बराबर, अब देखो आगे बढ़ाना है तो डी की वैल्यू बताओ जी कितना होगा, है ना। ई नेट बराबर आपका डी हो जाएगा C' लेमडा DL डिवाइडेड बाई x² प्लस R², ठीक। और क्या cos थीटा है, तो आप खुद देखो cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं इस एंगल से। cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H, तो B देखो ये हो गया x, और h हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, √x² प्लस R², ठीक। अब देखो तो यहाँ cos थीटा के जगह पे ये वैल्यू रख दी है, यानी x डिवाइडेड बाई कितना, x डिवाइडेड बाई कितना, √x² प्लस R²। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ई नेट का वैल्यू आएगा, तो करते जाओ अब जल्दी जल्दी ई नेट। अब देखिए जो जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकालो पहले उसको, जितने सारे कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो बाकी काम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखो C' कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, ठीक। C' लेमडा x कांस्टेंट है डिवाइडेड बाई, अब इसके बारे में बताओ, है ना, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, इस पे पावर 1 है और अंडर रूट होता है तो पावर 1/2, और दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x² प्लस R² के पावर 3/2। इतना आ गया होगा समझ में, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से ज़्यादा कुछ नहीं है। अरे इस पर पावर 1 और मल्टीप्लिकेशन है, इस पर पावर रूट हटा के 1/2 नहीं लिखते हैं, रूट हटा के, तो दोनों का पावर ऐड होगा तो 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2 आ जाएगा, वही चीज़ लिख दी है डायरेक्ट, ठीक। और इंटीग्रेशन करना है। अब बताओ इधर क्या बचा, कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट तो निकल गया बाहर, इधर वेरिएबल क्या बचा, DL, ठीक। वेरिएबल जो है हमारा क्या बचा, DL बचा। अब देखो DL जो वेरिएबल बचा तो उसका लिमिट हमको निकालना है, तो ये DL लेंथ कहाँ से, मान लेते हैं कि 0 से शुरुआत होता है और चलते चलते वो कहाँ तक जाएगा, टोटल लेंथ कितना है, अपर लिमिट हो जाएगा 2π कैपिटल R। आया समझ में। कितने लोग को ये दिक्कत लग रहा होगा कि सर ये x भी वेरिएबल है क्या, अरे x एक बार आप बोल दिए हैं कि हमको इस P पॉइंट पे आना है तो वो पूरा क्वेश्चन के लिए तो फिक्स हो गया कि आप इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, है ना। तो ये x यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे x क्या है, फिक्स है, DL चेंज हो रहा है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, हम लोग और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, यानी कि ई नेट के बारे में बात कर लें तो ई नेट बराबर हो जाएगा C' लेमडा x डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, x² प्लस R² पे पावर 3/2। और देखो तो इसका DL का इंटीग्रेशन करोगे तो L हो जाएगा, और L हो गया, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करोगे 0 से लेकर के 2πr, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ई नेट जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज C' लेमडा x डिवाइडेड बाई x² प्लस R² और 3/2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 है, तो मामला ही साफ हो जाएगा उसका। क्लियर हो गया। अब देखिए ई नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऐसा करते हैं हम लेमडा का भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लेमडा बराबर कितना होता है, Q/L। तो देखो और L के जगह पे कितना पुट करेंगे, L के जगह पे पूरा लेंथ कितना है 2πr, तो कट जाएगा, है ना। तो C' और लेमडा के जगह पे हम पुट करने वाले हैं Q/L, और L के जगह 2πr। ध्यान देना लेमडा के जगह पे ये वैल्यू पुट हुआ है, ठीक। और ऊपर जो है बाकी रखो x, और इधर x² प्लस R² 3/2, और ये बचा हुआ है 2πr, ठीक। तो ऐसा लग रहा है 2πr से 2πr ख़त्म हो गया, और ई नेट का जो फाइनल वैल्यू आ गया वो आया C' कैपिटल Q x डिवाइडेड बाई x² प्लस R²
पे पावर 3/2, यही आपके पास इक्वेशन। ठीक, बात समझ में आ गया। ई नेट का वैल्यू कितना आ गया, सी डैश क्यू एक्स आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2, ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। हाँ तो देखिए ये तो प्रूफ हो गया है ना, ई नेट इज इक्वल टू सी डैश यानी कूलम्स कांस्टेंट क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उस पर पावर कितना है 3/2 है। यानी कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से पी पॉइंट, जो कि पॉइंट कितना दूरी पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, वहाँ पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम इतना निकाल लिए। कुछ नहीं था, थोड़ा सा इंटीग्रेशन था। ठीक, और तो ध्यान दीजिए अब कुछ इसमें और बातें कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। अब देखो ये सब मिटा देते हैं, ये सब का अब ज़रूरत नहीं है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जो हमारा फॉर्मूला आया था, है ना जी, जो हमारा फॉर्मूला आया था वो इस कितना ई नेट का, जो कि इस डायरेक्शन में, वो कितना था सी डैश क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, यही है। अब देखो x का वैल्यू आप चेंज करोगे तो ई नेट चेंज होते जाएगा, क्योंकि x चेंज होने वाला चीज़ है, आगे पीछे आप कर सकते हो। अभी पॉइंट P यहाँ पे है, कुछ समय आगे बढ़ा दोगे, आगे x का वैल्यू बढ़ा सकते हो सकता है x का वैल्यू कम भी कर सकते हो, उसके अनुसार आप ई नेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग एक केस लेते हैं, केस फर्स्ट, कि इफ़ x का वैल्यू 0 कर दिया जाए, है ना। अब सोचो x का वैल्यू 0 कर दिया जाए, इसका मतलब ये P पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे, अरे सेंटर पे पहुँच जाएगा। यानी कि x का वैल्यू अगर आप 0 कर दोगे तो P पॉइंट जो है सेंटर पे पहुँच जाएगा। इट मीन्स अब हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर पे कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। अब x का वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करोगे, x का वैल्यू 0, तो आप ई नेट जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। यानी कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, चाहे वो कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, तो उसके सेंटर पे जो इस चार्ज, सारे चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, इसी में एक बात और हम कहना चाहेंगे कि अब ऐसा भी परिस्थिति आ जाए कभी कभी, इफ़, है ना, सोचना खाली ध्यान से, इफ़ x जो है वो बहुत बहुत कम है, किसके कंपैरिजन में, r के कंपैरिजन में। जो रेडियस है ना, रेडियस के कंपैरिजन में जो x है वो बहुत बहुत क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना। तो क्या होगा, इस इक्वेशन को क्या करोगे, तो x बहुत बहुत कम है r के कंपैरिजन में, तो जो ई नेट है, क्या आप उसको ऐसा नहीं लिख सकते हो, सी डैश क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, अब देखो x बहुत बहुत कम है, इसका मतलब x को आप नेगलेक्ट कर दो, यानी कि तो कितना आ जाएगा, x पहले पूरा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, और चूँकि जब x बहुत बहुत कम जाएगा तो ये वैल्यू 0 टेंस टू 0 हो जाएगा, है ना, 0 नहीं लेकिन टेंस टू 0 हो जाएगा। तो देखिए, है ना जी, कितना आ जाएगा ई नेट बताओ, सी डैश क्यू एक्स डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर से ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो आर पे पावर क्यू हो जाएगा। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ई नेट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा सी डैश क्यू एक्स बाई आर का क्यू। ये तब पॉसिबल है जब x का वैल्यू बहुत 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 कम है, किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, रेडियस के कंपैरिजन में। यहाँ तक आ गया समझ में। यानी कि एक बात करना था कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा क्या है, 0 है। और ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे, ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब x का वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत बहुत क्या है, कम होगा। ठीक, अब दूसरा चीज़, अगर x को आप इन्फिनिटी कर दो तो क्या होने वाला है, केस 2 इसको नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं। अगर x को आप इन्फिनिटी कर दीजिए, x को क्या कर दीजिए, इन्फिनिटी, सोच के देखो, इफ़ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक, अगर x को इन्फिनिटी करोगे तो क्या मिलने जा रहा है आपको,
यानी कि इसमें क्या है, इफ़ एक्स को आप इन्फिनिटी किए मतलब बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, दैट इज़ यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया है कि एक्स जो है बहुत 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 ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, रेडियस के कंपैरिजन में। तो इसका एक मॉडिफाइड इक्वेशन हम तैयार करते हैं, कितना हो जाएगा सी डैश क्यू एक्स डिवाइडेड बाई कितना है ना जी, अब देखो x बहुत बड़ा है तो r नेगलेक्ट करोगे, तो r को नेगलेक्ट करोगे तो डायरेक्ट नीचे वैल्यू आ जाएगा एक्स क्यू। ठीक, अब एक्स क्यू आ जाएगा यानी कि ई नेट जो है अब आपको कितना मिल जाएगा, सी डैश क्यू बाई एक्स स्क्वायर, सी डैश क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला पे आप देख सकते हैं, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, ध्यान देना, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब x बहुत ज़्यादा हो, किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, रेडियस के कंपैरिजन में। हाँ एक चीज़ तो बताना ही भूलिए, तो इसके लिए कर दिए ना, अगर इफ़ x जो है बहुत x जो है वो इन्फिनिटी हो जाए, तो अब x का वैल्यू अगर इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे, x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट करोगे तो ई नेट का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं, x का वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो ई नेट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये दूसरा चीज़ यहाँ बता दिए कि x का वैल्यू जो है बहुत बहुत ज़्यादा हो रेडियस से, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। यहाँ पे दो बातें आपको समझ में आना चाहिए कि इधर तो आ गया सब चीज़, सारा चीज़ सही है जी, है ना। तो चलो ठीक है, अब दो बात यहाँ पे ये है कि x बहुत दूर पे यानी इन्फिनिटी पे अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी होता है तो भी e जीरो होता है, और x का वैल्यू जीरो होता है तो भी e जीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या है, फिर से समझिए, ये बात आगे बढ़ाएंगे और इसका ई मैक्स निकालने का हम लोग का प्रोग्राम है। क्या कहने वाले हैं कि e का वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ होता है, तो सेंटर पे जीरो होता है, और कहाँ होता है, बहुत दूर इन्फिनिटी पे जीरो होता है। इसका मतलब इधर भी जीरो और आगे बढ़ने के बाद भी जीरो आ गया। इट मीन्स ये कभी ना कभी ई का वैल्यू मैक्सिमम तो हुआ होगा, है ना। यहाँ भी जीरो शो कर रहा है, आगे भी जीरो शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ई का वैल्यू ये दोनों के बीच में यानी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा, सॉरी कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगा। फिर से समझिए, है ना, थोड़ा सा बात क्लियर करना है कि सेंटर पे भी जीरो आ गया और उसके बाद इन्फिनिटी पे भी जीरो आ गया, तो ई मैक्सिमम कहाँ होगा, ई मैक्सिमम ये दोनों के बीच होगा। तो हम लोग अगला जो टॉपिक है वही कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या चीज़, ई मैक्सिमम। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यानी कि ई मैक्सिमम आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, ये हेडिंग ही बन जाएगा आपका, ई मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए, और सिर्फ ज़रूरत इसका ही पड़ेगा, इसीलिए इसको रहने देते हैं, यानी दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ई मैक्सिमम। ठीक, ई नेट का हमारे पास फॉर्मूला है कितना, सी डैश कूलम्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक, अब इसको मैक्सिमम करना है, कैसे करोगे, याद करो कि y बराबर अगर x हुआ करता था और y का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो क्या करते थे, dy/dx इज इक्वल टू 0 कर देते थे, है ना, मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से। तो ठीक, इसको अगर आपको e का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो आपको 4e मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि डी बटा किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है ना। तो इसमें देखो वेरिएबल तो x है, डी बटा डी एक्स 0 हो जाएगा, मतलब डिफ्रेंसिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, 0 करना है। चलो अब थोड़ा सा बड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है उसको कर लेते हैं। अच्छा, ये डिफ्रेंसिएशन किस फॉर्मूला पे आएगा ये भी आपको बताना होगा, है ना जी, कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो हमें करने वाले क्या है काम कि डी बटा डी एक्स 0 करना है, दैट इज डी बटा डी एक्स को 0 करना है। तो डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी डैश क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना 3/2
और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक, तो डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट टर्म है पहले बाहर निकाल लीजिए। दिस इम्प्लाइज यानी कि कांस्टेंट c डैश है और q है, यही ना कांस्टेंट है और तो नहीं है। और हमें डिफरेंशिएशन कर देना है किसका, ऊपर x है डिवाइडेड बाई नीचे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2 का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला पे है, कौन सा फॉर्मूला पे है, हम साइड में लिख देते हैं फॉर्मूला ये है कि डिफरेंशिएशन अगर u बाई v के फॉर्म में है ना, x के रिस्पेक्ट में करना होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, नीचे वाला का स्क्वायर फिर नीचे वाला को ऊपर लिखेंगे और फिर उस ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और माइनस है ना, कौन सा जी, फिर इसको छोड़ देते हैं u को और dv/dx। ये फॉर्मूला है, आप लोग 11th में इसको पढ़े होंगे। यानी कि du/v का डिफरेंशिएशन करना होता है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में अगर ऐसा करना होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर नीचे वाला ही बगल में लिखा जाता है और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद माइनस लगाते हैं और बचा कौन, अब ये जिसका डिफरेंशिएशन हुआ वो साइड में लिखा जाएगा और जिसका नहीं हुआ था उसका फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। यही फॉर्मूला को यहाँ एस्टेब्लिश कर दो। चलिए करके देखते हैं। तो ये तो बाहर ही रहेगा c डैश q, समझ रहे हो ना बात को। अब देखो नीचे क्या लिखेंगे, थोड़ा बड़ा होगा ये, खाली डरना नहीं। अब नीचे वाले का स्क्वायर यानी इसको u मान लो, इसको v मान लो, ठीक, u v, तो v का स्क्वायर तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2, ये तो है ही। अब इस पे स्क्वायर करेंगे बड़ा बार, ठीक। अब देखो v का स्क्वायर हो गया, v को यहाँ लिखना है यानी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे 3/2 लिखा गया v, और फिर u का डिफरेंशिएशन x के, तो u तो x है ना, तो u का ही डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, ठीक, माइनस और क्या है u को लिखना है, तो u तो x है, ठीक, और फिर dv का डिफरेंशिएशन v का है, तो कैसे d r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है ना, x के रिस्पेक्ट में। चलो सब कहानी क्लियर है, u देख लो मिला के एक बार, उसके बाद v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। चलिए क्लियर है, थोड़ा सा चांस हो जाता है इसमें गलती का, इसलिए बढ़िया से ध्यान से करना। आइए अब नेक्स्ट इसका प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या है, इनिट यानी कि इधर जो है दिस इम्प्लाइज c डैश q, और क्या लगता है इधर ये dx/dx 1 हो जाएगा और ये बच जाएगा, यानी कि ऊपर बचा कौन, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक, और ये 1 हो गया, 1 लिख देते हैं, माइनस इधर देखो जी x है, x को रखती हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, चैन रूल लगेगा, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये पावर इधर आ जाता है, दैट इज 3/2 और कितना r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर जो था पहले उसमें एक घट जाता है, ठीक, उसके बाद r कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और नीचे में कितना लिखे हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया नीचे में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे होल क्यूब, ठीक। और सुनिए अब देखो इसको तो 0 ही लाना है ना, इतना के बराबर 0 करना है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसको याद करना, हम काम किस लिए कर रहे हैं, 0 करने के लिए। तो आप 0 करोगे तो ये क्रॉस होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी डिवाइड होकर के 0 हो जाएगा, तो ऊपर वाला डाटा हम खाली लिखते हैं, यानी कितना r स्क्वायर प्लस x, नहीं समझ में आया, ये इसके साथ क्रॉस होगा तो 0 होगा, फिर ये जो है मल्टीप्लिकेशन तो डिवाइड करोगे तो इधर ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे कितना बचा 3/2 माइनस, इसमें देखो कुछ कटेगा, इसमें 2 से 2 कट गया, ठीक, तो इधर 3x स्क्वायर
3x², 3 है, x है तो 3x² और r² प्लस x² पे पावर कितना। अब देखो ये 3/2 में घटेगा तो 2, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा, स्क्वायर 1/2 हो जाएगा और इतना बराबर 0। कुछ कॉमन आएगा, कॉमन ले लो तो r² प्लस x² पे पावर 1/2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा यहाँ पे, कितना बच जाएगा, r² प्लस x² पे पावर 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ कितना बचेगा जी, 3x² बच जाएगा = 0। अब यहाँ सोचिए ये दो टर्म मिलाकर के 0 होना है, तो सोचो ये टर्म जो है 0 नहीं होगा कभी भी। कैसे, आप कैसे कहोगे कि 0 नहीं होगा, हमको कैसे पता चला। तो चलिए x का संभावना है 0 होने का, लेकिन r कैसे 0 होगा। अगर r 0 होगा तो रेडियस ही 0 हो गया, मतलब वो रिंग ही गायब हो जाएगा। तो फिर हम पढ़ किस लिए रहे हैं रिंग के बारे में, तो ये कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब हम अंदाज लगा लिए कि इतना बराबर 0 ही होगा, यानी कि r² प्लस x² माइनस 3x² = 0 हम लिख सकते हैं। बात समझें। तो अब देखो 3x² ये तो r² माइनस 2x² = 0। अब यहाँ से निकालो तो आ जाएगा 2x² = r²। ठीक, तो हमें x का वैल्यू चाहिए ना, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, r² डिवाइडेड बाई 2, इसलिए x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस r/√2, है ना। क्लियर हो गया। x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस r/√2 ये रहा। यानी कि x बराबर अगर प्लस में लेते हैं r/2 तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, किसके वजह से, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के वजह से। और एक देखो यहाँ पे 2 वैल्यू है, इसका मतलब x का 2 वैल्यू नहीं जी, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। इसका मतलब अगर रिंग को यहाँ रखते हैं, है ना, रिंग को यहाँ रख दे, यहाँ से x बराबर इधर हम मान लेते हैं प्लस और इधर मान लेते हैं माइनस थोड़ा देर के लिए, तो यहाँ से प्लस कितना r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और यहाँ से इधर साइड में कितना, इधर चलेंगे तो माइनस में चल रहे हैं, है ना, x बराबर r/√2 पे क्या होगा, r/√2 पे मैक्सिमम होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अब देखो एक चीज़ और, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं। इसको पहले नोट कर लिए होंगे, ग्राफ हम 2 मिनट में बता देंगे कैसे होता है ड्रॉ, ध्यान दीजिएगा। इसका बात क्या है ये समझना है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये रिंग ले लेते हैं, ये इधर चलते चले जाओ प्लस इन्फिनिटी, ये इधर चलते चले जाओ मान लेते हैं माइनस इन्फिनिटी, ये सेंटर है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा बात को समझना, ई सेंटर पे तो 0 आया था, ई इन्फिनिटी पे भी 0 आया था, इधर भी इन्फिनिटी पे चलोगे तो 0 आएगा। ठीक, मैक्सिमम कब आया था, तो हम जब चले थे x बराबर कितना, ये है x बराबर r/√2 प्लस में, यहाँ पे जो है वो e को आना है कितना, मैक्सिमम, और इधर प्लस में चलना है, इधर चलेंगे तो माइनस में एक साइन कन्वेंशन मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो यहाँ से इधर अगर आप चलोगे कितना, सेम डिस्टेंस, यानी x बराबर r/2, और चूँकि इधर चल रहे हैं तो माइनस में, तो यहाँ भी आ जाएगा e मैक्सिमम। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, जस्ट लाइक इस तरह से, है ना। यहाँ 0 है, 0 से यही हम कर लेते हैं ड्रॉ, तो इसी के अनुसार बना देते हैं। अब देखो y एक्सिस पे e को मान लो, y एक्सिस पे क्या मानोगे, e को, और x एक्सिस पे डिस्टेंस मान लो। तो ये सेंटर पे है ना, सेंटर पे e तो 0 है, धीरे धीरे बढ़ते गया, और यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, फिर घटते फिर वो इन्फिनिटी तक जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये e मैक्सिमम है,
ये क्या है मैक्सिमम, ठीक। कितना डिस्टेंस पे, तो x बराबर r/√2 पे है, ठीक। अब इधर की बात करते हैं तो यहाँ ही मैक्सिमम आएगा, तो शुरुआत तो ये ऐसे ही होगा, है ना। शुरुआत जो है इसी तरह से होगा और धीरे 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 इसका 2 कॉपी रहेगा और इधर इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो 0 हो जाएगा। आया बात समझ में? कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए कंसेप्ट में, थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट है। यहाँ भी x बराबर कितना है r/2 और इधर चूँकि चल रहे हैं तो माइनस लिख देखो। यहाँ पे भी क्या आएगा ई मैक्सिमम, ये पॉजिटिव की तरफ ये मैक्सिमम और ये नेगेटिव की तरफ ई मैक्सिमम। कब? जब x का वैल्यू पुट करिए कितना r/2। ये रहा आपका ग्राफ, ठीक। इतना हो गया। एक टॉपिक और बचता है यहाँ पे, कहाँ गया जी मिटाने वाला। एक टॉपिक इसमें ये और है कि ई मैक्सिमम है तो आखिर ई मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, तो वैल्यू रख देगा तो आ जाएगा समझ में। जैसे देख लो ई मैक्सिमम का वैल्यू कैसे निकाले। ई का वैल्यू कितना था? ई का वैल्यू था c⁻x/r² प्लस x² पे पावर कितना 3/2। तो ई मैक्सिमम के लिए, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, x के जगह पे वैल्यू r/2 रख दो, यानी कि हमने r/2 रख दिया और उसके बाद r² प्लस x के जगह पे यहाँ भी तो वैल्यू रखेंगे कितना r/√2 का होल स्क्वायर और क्या है इस पे पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। ये तो ग्राफ समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार पॉजिटिव साइड ई मैक्सिमम होगा, एक बार नेगेटिव साइड होगा, है ना। 0 सेंटर पे और इन्फिनिटी पे तो जा रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते 0 मिल जाएगा। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसको क्या है। तो इसको सॉल्व करना है सिंपल ई मैक्सिमम के लिए। तो ई मैक्सिमम के लिए सॉल्व करना है तो c⁻r/√2 और इसको आप सॉल्व करोगे तो r² प्लस ये कितना हो जाएगा r²/2 हो जाएगा, है ना। r²/2 और उसके बाद 3/2। अब देखिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद ई मैक्सिमम, अब देखो इसको सॉल्व करना है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना। c⁻QR/√2। अब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2r² और r² है 3r²/2 और पावर कितना 3/2। अब और सॉल्व करते जाएंगे, है ना, और सॉल्व करते जाएंगे। जगह का कमी है, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक। अब ऐसा करते हैं, ये स्क्वायर को, ये 2 को काटने के लिए हम कुछ इस तरह से काम करेंगे। c⁻QR/√2 और इसको हम √3r/√2 का होल स्क्वायर का कितना 3/2 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा। अब देखो लगभग करीब में है हम लोग, दिस इम्प्लाइज, यानी कि c⁻QR/ कितना हो गया जी, ये आ जाएगा। अब करो सॉल्व जल्दी जल्दी। तो ये 3 हो गया √2, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, ये करेंगे तो 3√3 आ गया और r³ आ गया /, इसको करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, ठीक। अब ये भी ख़त्म हो गया तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, यानी अब ई मैक्सिमम जो आया वो कितना आ गया। अब देखो r से r भी कैंसिल हो जाएगा तो नीचे r² बचेगा, यानी कि c⁻Q/ कितना / ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2c⁻Q इधर हो गया 3√3r², ये रहा, है ना। ये 2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ 2c⁻Q 3√3r²। क्या इतना ही आंसर है? बिल्कुल इतना ही है ना। तो यानी ई मैक्स जो है वो कितना है, ई मैक्स जो है इतना है, ठीक। तो ये रहा आज का टॉपिक, है ना। हमने ग्राफ को भी बता दिया और रिपीट करके भी आप वीडियो देखिएगा थोड़ा सा, अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम है तो। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग क्वार्टर रिंग के बारे में बात करेंगे। अभी जो था वो फुल रिंग था, है ना, डेरिवेशन करके सारा चीज़ बताएं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वार्टर रिंग का। थैंक यू।